आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर है सीएम योगी आदित्यनाथ की। हाल ही में वे गोरखपुर में विकास भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये तस्वीर उसी कार्यक्रम में ली गई थी। इस तस्वीर में मुख्यमंत्री एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर कुछ खिला रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है या इसे क्या कहते हैं? दरअसल इसे अन्नप्राशन के नाम से जाना जाता है। अन्नप्राशन संस्कार खोडिश संस्कार यानी कि 16 संस्कारों में 7वें स्थान पर आता है। आमतौर पर इसे शिशु के पहले आहार या पहली बार चावल खाने की रस्म के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आप जानते हैं कि अन्नप्राशन क्या है और धार्मिक दृष्टि से ये क्यों महत्वपूर्ण है। 16 संस्कार में अन्नप्राशन के अलावा और कौन कौन से संस्कार शामिल हैं, साथ ही इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी रोचक प्रश्नों के जवाब आज हम कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, जो खास तौर से नई पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करते हैं खोडिश संस्कार से। भारत में सनातन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। वेदों के रूप में साहित्य का विस्तार हुआ, जिसे श्रौत सूत्र, ग्राह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र के नाम से जाना गया। इन्हीं में शास्त्रों में आचार विचार, व्यवहार की शक्तियां एवं विधान का उल्लेख मिलता है। हालांकि हिंदू धर्म के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में संस्कारों की संख्या अलग अलग बताई गई है। वैदिक ग्रंथ 40 संस्कारों की पहचान करते हैं। इनमें 16 प्रमुख संस्कार हैं, जिन्हें खोडिश संस्कार के नाम से जाना जाता है और ये सबसे पवित्र है। ग्राह्य सूत्रों से पूर्व संस्कारों के पूरे नियम नहीं मिलते। ऐसा बताया जाता है कि ग्राह्य सूत्र से पूर्व पारंपरिक प्रथाओं के आधार पर ही संस्कार होते थे। सबसे पहले ग्राह्य सूत्रों में ही संस्कारों की पूरी पद्धति का वर्णन किया गया था। इसमें गृहस्थ जीवन से संबंधित नियम संस्कारों की बात होती है। अधिकतर ग्राह्य सूत्रों में अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार आपकी स्क्रीन पर जो नाम दिख रहे हैं, उन 16 प्रकार के संस्कारों को ग्राह्य सूत्र में मान्यता प्राप्त है। इसके हिसाब से पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा जातकर्म संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठा निष्क्रमण संस्कार, सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, आठवां मुंडन संस्कार, इसके बाद है कर्णवेधन संस्कार, इसके बाद आता है विद्यारंभ संस्कार, फिर आता है उपनयन संस्कार और फिर 12वां है वेदारंभ संस्कार, इसके बाद है केशांत संस्कार, इसके बाद है संवर्तन संस्कार और फिर आता है विवाह संस्कार और इसके बाद अंत्येष्टि संस्कार शामिल हैं। अब हिंदू धर्म में संस्कारों के महत्व को समझे तो संस्कार के द्वारा व्यक्ति शुद्ध होकर मानव बनता है। उनके अंदर के अवगुण समाप्त हो जाते हैं। संस्कारों के माध्यम से उन्हें नैतिक कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का बोध कराया जाता है। इससे हर व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्य को करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भारतीय संस्कृति में बताए गए 16 संस्कारों के अनुसार जीवन यापन करने से लेकर व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकता है। थोड़ा विस्तार से समझने के लिए आपको लेकर चलते हैं ध्येय आईएएस के शिक्षक जावेद सर के पास। सनातन संस्कृति में एक व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं और अन्नप्राशन एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। अन्नप्राशन संस्कार में बेबी को, बच्चे को, शिशु को जब वो 6 माह का हो जाता है तो पहली बार ठोस आहार दिया जाता है और ये ठोस आहार सुपाच्य होना चाहिए ताकि शिशु को कोई पाचन संबंधी समस्या ना हो। अन्नप्राशन संस्कार के विषय में विस्तृत विवरण, इसके रीति विधि के विषय में विस्तृत विवरण हमें प्राचीन काल के विधि की पुस्तकों में भी मिल जाता है, जिन्हें स्मृति साहित्य कहा जाता है। वहां पर हमें विस्तृत विवरण प्राप्त होता है कि अन्नप्राशन के समय क्या कुछ खिलाया जाना चाहिए और वो जो खाना हो वो कैसे पकाया जाना चाहिए, उस सब कुछ का विधि भी दिया हुआ है। और अन्नप्राशन में हम जानते हैं कि पहली बार जब शिशु को सॉलिड फूड, ठोस आहार दिया जाता है तो खीर खिलाया जाता है। संस्कृत में इसे क्षीर कहते हैं। खीर खिलाया जाता है और खीर इजीली डाइजेस्टेबल होता है, आसानी से पच जाता है, उसका पाचन हो जाता है और शिशु को कोई पाचन संबंधी समस्या भी नहीं होगी और वो तन मन और आत्मा की तृप्ति भी हो जाएगी। तो इसीलिए अन्नप्राशन संस्कार में खीर खिला करके बच्चे को ठोस आहार दिया जाता है और फिर वहां से उसके जीवन में ठोस आहार का महत्व प्रारंभ होता है। अब अगर अन्नप्राशन की बात करें तो असल में अन्नप्राशन ये एक संस्कृत शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अनाज का सेवन करने की शुरुआत। इसे बच्चे के शारीरिक विकास के लिए एक अनुष्ठान के रूप में किया जाता है।
वैसे भारत में अलग अलग प्रांतों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इसे मुंह जुठी के नाम से जानते हैं, तो केरल की ओर इसे कोरोनू कहा जाता है। वहीं बंगाल में मुखे भात, तो गढ़वाल में भात खुलाई जैसे नाम से अन्नप्राशन संस्कार को मनाया जाता है। इस दिन बच्चे के माता पिता पूरे विधि विधान के साथ बच्चे को अन्न खिलाना शुरू करते हैं। शिशु के 6 महीने के बाद उसके 1 साल होने के पहले किसी भी खास मुहूर्त को देखकर इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। अब शिशु अगर लड़का है तो 6 से 8 महीने के अंदर इस संस्कार को किया जाता है। कई मामलों में 6, 8वें, 10वें महीने में इस संस्कार को किया जा सकता है। वहीं अगर शिशु लड़की है तो ऑड नंबर जैसे कि 5वें, 7वें, 9वें और 11वें महीने में इस संस्कार को किया जा सकता है। अन्नप्राशन संस्कार समारोह को 4 महीने से कम उम्र के बच्चे या पहला साल पूरा होने के बाद नहीं किया जाना चाहिए। ये संस्कार किस स्तर पर किया जाएगा ये परिवार के अपने निर्णय पर होता है, लेकिन कुछ लोग इसे बड़े स्तर पर मनाते हैं तो कुछ इसे घर के लोगों के साथ ही छोटे स्तर पर मनाना पसंद करते हैं। इसमें पहला प्रसाद देवी देवताओं के लिए बनाया जाता है। इसमें लोग बच्चे के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए कामना करते हैं और अन्न का आहार देने से पहले उसे आशीर्वाद देते हैं। अमूमन परिवार में मामा द्वारा ही बच्चे का अन्नप्राशन कराया जाता है, लेकिन कई जगहों पर माता पिता द्वारा भी यह अनुष्ठान पूरा किया जाता है। शिशु को अपने मामा की गोद में भोजन का पहला निवाला खिलाते हैं। कई परिवारों में इसके लिए चांदी की कटोरी और चम्मच का भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ये जरूरी नहीं है कि अन्नप्राशन में चांदी के ही बर्तनों का प्रयोग हो। लोग अपने परिवार के रिवाज और आर्थिक स्थिति के अनुसार बर्तनों का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि यहाँ चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करने के पीछे भी एक खास वजह बताई जाती है। दरअसल हमारे शरीर के लिए चांदी का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। चांदी से दिमाग शांत और शरीर दुरुस्त होता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार चांदी का बर्तन संक्रमण और बैक्टीरिया फ्री रहता है। साथ ही चांदी के बर्तन में पानी या फिर दूध पीने से पेट के विकार भी दूर होते हैं। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।